नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज ये 25वां लेक्चर है और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, जिसमें आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिलाएं और साथ ही साथ जो कुछ अन्य व्यक्ति दोस्तों रह गए हैं जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की है और एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में जो भी अन्य व्यक्ति रह गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जो ये परीक्षावाणी सीरीज है इसके मात्र अब 3 या 4 लेक्चर शेष रह गए हैं। इसके बाद परीक्षावाणी सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी और इसके जस्ट बाद आपके लिए दोस्तों हम ला रहे हैं हिंदी कोर्स 2022 जरधारी क्लासेस का, जिसमें आपको 30 दिन में दोस्तों संपूर्ण हिंदी का जो आपका सिलेबस है वो हमने आपको कंप्लीट कराना है। तो 4 या 5 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हिंदी का आपके लिए यहाँ पे कोर्स लाया जा रहा है। काफी डिटेल्स में आपको हिंदी वहाँ पे पढ़ाई जाएगी और कुछ समय बाद यहाँ पे जो परीक्षावाणी सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है इसको दोस्तों आपको लगातार रिवीजन करते रहना है और कुछ समय बाद आपको यहाँ पे इसकी एमसीक्यू सीरीज भी देखने को मिलेगी। परीक्षावाणी सीरीज की टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे हमने परीक्षावाणी सीरीज आपको कराई तो वैसे ही चैप्टर वाइज हम आपको यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज भी कराएंगे। जो भी अभ्यर्थी फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल या पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। और जो आगामी हिंदी की सीरीज या हिंदी का कोर्स जो हमारा शुरू होने वाला है वो भी आपको जरूर देखना है। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स दोस्तों, जैसे हमने अभी तक जितने भी आपको कोर्स कराए हैं, जरधारी क्लासेस हमेशा आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क कोर्स कराता है यूट्यूब में। कोई भी आपसे यहाँ पे शुल्क वसूल नहीं किया जाता है। तो आप भी दोस्तों लगातार मेहनत करें, यही हमारी शुल्क होगी। अगर आप मेहनत करोगे, आप सफल होंगे, तो यही आपसे हम समझेंगे आपसे हमने शुल्क लिया है। तो चलते दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिलाएं हैं, जिसमें हमने यहाँ पे तिल रोतेली, जिया रानी, रानी कर्णावती, बिस्नी देवी शाह, तिनसरी माई, सरला बहन और जो भी अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, अन्य प्रसिद्ध महिलाएं हैं उत्तराखंड की, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले करते हैं तिलु रोतेली से। तिलु रोतेली, जिनका नाम क्या था, तिलोत्तमा देवी। इनका नाम क्या था, तिलोत्तमा देवी। इनका जन्म होता है 8 अगस्त 1661 को और जन्म कहाँ होता है, गुराड़ गांव, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। गुराड़ गांव, वहां पे इनका जन्म होता है दोस्तों 8 अगस्त 1661 को। इनके पिता का नाम था भूप सिंह। ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई, ये है भूप सिंह। इनके पिता का नाम क्या है, तो वो है भूप सिंह और माता का नाम था मैणावती रानी। इनके 2 भाई थे जिनका नाम था भक्तू और पतवा। तिलु रोतेली को कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो तिलु रोतेली को कहा जाता है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। जबकि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई कहा जाता है वो कहा जाता है जिया रानी को। जिया रानी हो गई कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और तिलु रोतेली हो गई गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। तिलु रोतेली की घोड़ी का नाम क्या था, तो बिंदुली था इनकी घोड़ी का नाम। अब जानते हैं इनके जीवन में इनको मतलब इन्होंने ऐसी क्या प्रसिद्धि हासिल की कि जिसके लिए इनको आज भी उत्तराखंड में याद किया जाता है। बात है जब ये 15 साल की थी, तो 15 से 20 वर्ष की आयु में लगातार 7 युद्ध लड़ने वाली माना जाता है कि इतिहास में ऐसी संभवतः ये विश्व की एकमात्र वीरांगना होंगी जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था और लगभग 20 वर्ष के आसपास दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है और इस बीच इन्होंने लगभग 7 युद्ध लड़े थे। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः ऐसा करने वाली विश्व की ये एकमात्र वीरांगना होगी और इनकी उपलब्धि दोस्तों, और इसीलिए इनको आज भी उत्तराखंड में इनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। तिलु रोतेली के समय जो कत्यूरी शासक था वो था धामदेव। अब देखो, जो तिलु रोतेली, इनके इतिहास के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि तिलु रोतेली के जो पिता थे भूप सिंह, वो थे गढ़वाल नरेश के थोकदार। ठीक है, जो इनके पिता थे भूप सिंह, वो गढ़वाल नरेश के क्या थे, थोकदार थे। और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में तिलु रोतेली का क्या हो जाता है, विवाह भी हो जाता है। अब विवाह किससे हो जाता है, तो इनके पति का नाम था भवानी सिंह। भवानी सिंह के पिता हुए थे गढ़वाल नरेश के थोकदार, जिनका नाम था भूमिया नेगी। तो यानी तिलु रोतेली के पति का नाम था भवानी सिंह नेगी।
15 वर्ष की उम्र में तिल रोतेली का विवाह भी हो जाता है। अब जैसे इनका विवाह हो जाता है तो उसके कुछ समय पश्चात कत्यूरी शासक जो धामदेव थे वो खैरागढ़ किले पर आक्रमण कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ अभ्यर्थी धामदेव के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि धामदेव उस समय कत्यूरी शासक कैसे था। तो मैंने दोस्तों जब आपको हिस्ट्री सीरीज वैसे मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है डिटेल्स में, आप वहां पे कत्यूरी शासकों के बारे में, कत्यूरी शासन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन कई बार मैंने आपको ये समझा रखा है कि जो उत्तराखंड का इतिहास है इसमें इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो कत्यूरी शासन था वो 1300-1400 ईस्वी के आसपास समाप्त हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, ये लगभग 1661 या 1665 की बात हो रही है जब यहाँ पे तिल रोतेली का जन्म हो रखा है। तो 1600 में इस हिसाब से कहीं ना कहीं अभी भी कत्यूरी शासक कुछ क्षेत्रों पर, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में तो गढ़वाल नरेशों का शासन था, कुमाऊं में कुमाऊं नरेशों यानी चंद नरेशों का शासन था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी कत्यूरी शासक शासन कर रहे थे। और यहाँ पे ऐसा होता है कि कत्यूरी शासक, ऐसा कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि इस समय धामदेव था और ये गढ़वाल नरेश के खैरागढ़ किले पर आक्रमण कर देता है। अब सवाल ये बनता है इस समय कि इस समय गढ़वाल नरेश कौन थे। तो इस समय जो गढ़वाल नरेश थे, गढ़वाल नरेश, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर हम ये तिथि देखें 1661 में इनका जन्म होता है और गढ़वाल नरेश की अगर हम बात करें तो फतेहपति शाह या फतेहपति शाह जिनका शासनकाल माना जाता है 1664 से लेकर 1710 तक। तो इस समय गढ़वाल नरेश कौन थे, वो थे फतेहपति शाह। तो कुछ समय पश्चात मतलब जब तिल रोतेली लगभग 15 वर्ष की उम्र की थी, मतलब कुल मिला के 1675-76 की ईस्वी की आसपास की बात होगी, इस समय कत्यूरी शासक धामदेव खैरागढ़ किले पर आक्रमण कर देता है और ये किला किसके अंतर्गत आता, गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह के अंतर्गत या उसकी सीमा के अंतर्गत ये आता था। अब गढ़वाल नरेश इनके विश्वसनीय आदमी थे भूप सिंह, तिल रोतेली के पिता। तो तिल रोतेली के पिता भूप सिंह को ये खैरागढ़ किले की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और जब युद्ध होता है इनके बीच और कत्यूरी शासकों के बीच, तो इसमें तिल रोतेली के पिता और उसके दोनों भाई, जिनका नाम क्या था, भक्तू और पतवा, ये दोनों रणभूमि में शहीद हो जाते हैं। अब तिल रोतेली को अपने पिता और भाइयों की मौत का प्रतिशोध लेना होता है और इनके बारे में, इनकी जो वीर गाथा है ये आपने कई बार सुनी होगी। आपके जो आपके घर वाले हैं या आपके घर में जो बड़े हैं उन्होंने कई बार इनकी गाथा आपको सुनाई होगी। तो इनके अंदर एक प्रतिशोध उत्पन्न होता है। इनकी माता इनको कुल मिला के एक मोटिवेट करती है और ये अपने पिता और भाइयों की मौत का प्रतिशोध लेने की ठान लेती है, बदला लेने की ठान लेती है। तो लगभग उसके बाद ये गढ़वाल सीमा में जितने भी ये कत्यूरी सैनिक घुसे थे इनको खदेड़ते हुए और मतलब सबको ये पराजित कर देती है। जितने भी कत्यूरी सैनिक गढ़वाल जिन्होंने ये खैरागढ़ किले पर क्या किया था, कब्जा किया था, उनको ये पराजित करती है और लगभग 7 युद्ध ये लड़ती है। 7 अलग अलग जगह पे ये युद्ध लड़ती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने वाली विश्व की एकमात्र ये वीरांगना रही होगी जिन्होंने अपनी 15 से 20 वर्ष की अवस्था में ये वीरतापूर्ण साहसीपूर्ण कार्य किया होगा। उसके बाद अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन वैसे युद्ध स्थल में नहीं हुआ, क्योंकि कत्यूरी शासकों को तो इसने लगभग संपूर्ण रूप से इन्होंने पराजित कर लिया था। लेकिन इनका जो निधन होता है वो धोखे से होता है। होता क्या है कि पूर्वी नयार नदी है जो पौड़ी में, वहां पे स्नान कर रही थी और उस समय एक राजू रजवार नामक कत्यूरी सैनिक था, वो छुपा हुआ था वहां पे। तो वो धोखे से तिल रोतेली के पीठ पर वार कर देता है और वहीं पे तिल रोतेली का निधन हो जाता है। लगभग 21 या 22 वर्ष की उम्र की थी उस समय तिल रोतेली जब इनका निधन हो जाता है। अब इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं। एक योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा इनके नाम से। यहां पे जगह नहीं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से आपको नोट करना है। योजना का नाम है तिलु रोतेली पेंशन योजना। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तिल रोतेली पेंशन योजना ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2014 को। 1 अप्रैल 2014 को तिल रोतेली पेंशन योजना लागू हुई थी।
ये योजना क्या है, तो 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को इसमें लाभ मिलता है। और पहले तो सिर्फ महिलाओं के लिए था, अब पुरुषों को भी लाभ मिलता है। लेकिन किनको, जो केवल कृषि कार्य में विकलांग महिलाएं हैं, कृषि कार्य करते हुए अगर कोई महिलाएं या पुरुष विकलांग हो गए हैं तो उनको तीर रोतेली पेंशन योजना द्वारा क्या किया जाता है, लाभ दिया जाता है। और ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2014 को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये बन सकता है एग्जाम में। दूसरा यहाँ पे तीर रोतेली पुरस्कार, तीर रोतेली पुरस्कार, ये पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें, 2006 में इसकी शुरुआत हुई। और ये क्यों किया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो महिलाओं को भी दिया जाता है किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। और अगर बात करें वर्ष 2021 में दिया गया था 22 महिलाओं को। 2021 का जो पुरस्कार ये 22 महिलाओं को दिया गया था, 22 महिलाओं को इससे सम्मानित किया गया था। और हाल ही में यहीं से एक प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जो उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न बना था कि निम्न में से बताइए किस महिला को तीर रोतेली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। वहां पे ऑप्शन था वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो हॉकी प्लेयर है, उनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स में मैं आपको लगातार बताते रहता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये तो थी तीर रोतेली के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे जिया रानी। जिया रानी जिनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और इनका संबंध था कत्यूरी वंश से, तो इसलिए जिया रानी को कत्यूरी वंश की राजमाता भी कहा जाता है। जिया रानी, इनके पिता का नाम था अमरदेव पुंडीर, ये हरिद्वार के राजा थे, हरिद्वार शासक। इनके पति का नाम था प्रीतम देव जो थे कत्यूरी शासक। और इनके पुत्र थे ब्रह्मदेव, धामदेव और धुलादेव। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजिंग प्रश्न ये पूछा मतलब उठ सकता है आपके दिमाग में कि धामदेव तो इनका पुत्र था। तो मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की कि इतिहास में कई इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि इनका सिर्फ एक ही पुत्र था, बाकी जो 2 अन्य पुत्र थे वो अन्य रानियों के थे। कुछ का मानना है कि तीनों पुत्र इन्हीं के थे। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड के जो इतिहास है वही पॉइंट आपको याद रखना होगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इतिहास कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट तथ्य मिलता नहीं है उत्तराखंड में जिससे हमें सेटिस्फाई हो सके कि हाँ बिल्कुल यही पॉइंट सही होगा। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग राय यहाँ पे दे रखी है। जो कत्यूरी वंश का समापन है, ठीक है, समापन कब हुआ आखिरकार कत्यूरी वंश का। अगर हम बात करें जिया रानी के अन्य नामों की, तो मोला देवी है इनका अन्य नाम। और इनको कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और कत्यूरी राजवंश की राजमाता। अब देखो 1398 में जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया तो उसकी सेना हरिद्वार तक पहुंच जाती है। और हरिद्वार के बाद पहाड़ी क्षेत्र जहां पे कत्यूरी शासकों का शासन था उन क्षेत्रों पर भी आक्रमण करने लग जाती है। तो इस समय जिया रानी उनसे सामने आती है और तैमूरलंग की सेना और जिया रानी के बीच युद्ध होता है, रानीबाग युद्ध। रानीबाग में ये युद्ध होता है जिसको कहा जाता है रानीबाग युद्ध। और इसमें जिया रानी की विजय हो जाती है। और ये रानीबाग कहाँ है, तो यह है आपका हल्द्वानी में। रानीबाग में एक जिया रानी गुफा भी है। तो कुल मिला के रानीबाग में युद्ध होता है तैमूरलंग की सेना और जिया रानी के बीच। इसमें जिया रानी जीत जाती है और इसलिए इनको उपाधि दी जाती है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती से संबंधित एक प्रश्न कनेसैक में या वीडियो एग्जाम में शायद पूछा गया था। हाँ, वीडियो एग्जाम जो हुआ था 2021 में, कि देहरादून का जो कर्णपुर नामक शहर वो किसने बसाया, तो वो रानी कर्णावती ने बसाया था। कई बार मैंने आपको इतिहास में भी ये बता रखा है। रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महिपत शाह की ये पत्नी थी। और इनके बारे में मैंने वैसे आपको जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चली थी, हिस्ट्री कोर्स 2022, उसमें डिटेल्स में इनके बारे में बताया गया है। वहां पे आप हिस्ट्री वाली जो हमारी सीरीज है उसको आप जरूर देखें। और देखो, अगर आपको उत्तराखंड कंप्लीट 40 नंबर का जो उत्तराखंड पूछा जाता है दोस्तों UKSSC द्वारा, तो अगर आपको उत्तराखंड का कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क आपको हमारे यूट्यूब में ही मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब में मैंने 3 सीरीज उत्तराखंड की चलाई है। यहाँ पे एक है UK हिस्ट्री, दूसरी यहाँ पे जिला सीरीज, और तीसरी यहाँ पे आ गई आपकी परीक्षा वाणी। अगर आप ये तीनों सीरीज दोस्तों हमारे देखते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, यूट्यूब में ही
तो उत्तराखंड का कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा, संपूर्ण सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा अगर आप ये 3 सीरीज यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर देखें और बहुत जल्दी आपके लिए हिंदी का कोर्स भी लाया जा रहा है। तो जो रानी कर्णावती है, इनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब 1635 में मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को भेजा था गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए, तो नवाजत खां के जितने भी सैनिक थे उनको बंदी बनाकर रानी कर्णावती उनके नाक कटवा देती है, तो इसलिए इनका नाम पड़ जाता है नागकटी रानी। साथ साथ जो करनपुर नामक शहर है देहरादून में, करनपुर शहर, ये किसने बसाया? तो ये बसाया था रानी कर्णावती ने। कर्णावती, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई, इस पेन फिसल गया। ठीक है, ये बसाया करनपुर शहर रानी कर्णावती ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पॉइंट जो कि एग्जाम के व्यूअर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करने हैं। आगे बात करते हैं बिस्नी देवी शाह की। बिस्नी देवी शाह, इनका जन्म होता है 1902 में बागेश्वर में, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो वो है बिस्नी देवी शाह। मात्र जब ये 13 साल की उम्र की थी दोस्तों, तो इनकी शादी हो जाती है और 3 साल के भीतर इनके पति की मृत्यु हो जाती है, इनके पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद मई 1930 में बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहराया था, क्योंकि पति के निधन के बाद लगभग कुल मिला के ये जुड़ जाती है स्वतंत्रता आंदोलन से, और मई 1930 में इन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहरा दिया था, और दिसंबर 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद 1930 में अमृत बाजार पत्रिका, इसमें समस्त यूपी में अल्मोड़ा नैनीताल वाले आगे आए, और विशेषकर अल्मोड़ा में, जिसमें बिस्नी देवी शाह का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने कुल मिला के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और दोबारा इनको 1933 में दोबारा गिरफ्तार भी किया गया था। तो कुल मिला के जेल जाने वाली 1930 में इनको गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल भेजा गया था। तो जेल जाने वाली जो प्रथम महिला है उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम में, या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला, वो कौन है? बिस्नी देवी शाह। अब ये जेल कब गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, 1930 में, और इनका निधन होता है 1974 में। उसके बाद एक अन्य महिला भी है, कुंती वर्मा, इनके बारे में यहाँ पे आपको बता देते हैं। कुंती वर्मा, इनका जन्म होता है 1906 में अल्मोड़ा में ही, और इनका निधन होता है 1980 में। इनको ब्रिटिश सरकार ने जिंदा और मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था, कुंती वर्मा को। तो ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी उत्तराखंड की। नेक्स्ट है टिंचरी माई, या इनको इच्छागिरी माई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वास्तविक नाम इनका क्या था? दीपा नोटियाल। तो एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? दीपा नोटियाल, या दीपा नोटियाल को किस नाम से जाना जाता है? टिंचरी माई या इच्छागिरी माई के नाम से। इनका जन्म 1917 में होता है, मंजूर गांव, थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल। इनकी लाइफ भी काफी संघर्षों से भरी पड़ी है, क्योंकि 17 वर्ष की उम्र में मात्र इनका विवाह हो जाता है। अब देखो उस समय की महिलाओं की स्थिति दोस्तों कैसी थी, आप आकलन लगा सकते हैं, अनुमान आप लगा सकते हैं। तो 17 वर्ष की उम्र में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है, और 2 वर्ष पश्चात इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो 19 वर्ष में ये विधवा हो जाती हैं। उसके बाद ससुराल वाले इनको ठुकरा देते हैं, मायके वाले भी इनको ठुकरा देते हैं। उसके बाद संन्यास धारण करती है, मंदिर में मतलब कुल मिला के सन्यासी धारण कर देती है। और उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था उत्तराखंड में, वो था उत्तराखंड में पाखंडी साधु और बाबाओं के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, और साथ ही साथ उत्तराखंड में नशा मुक्त आंदोलन भी चलाया था। और उसके बाद ये विख्यात हुई, इतनी विख्यात हुई कि इनको उपाधि दी गई टिंचरी माई या इच्छागिरी माई की। ऐसा ही माना जाता है कि एक बार नेहरू के आवास पर इन्होंने धरना दिया था, गांव में पानी की समस्या होने के कारण। सीधा इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के आवास पर इन्होंने धरना भी दिया था, और इनका निधन हो जाता है 17 जून 1993 को। उसके बाद है आगे सरला बहन। सरला बहन, इनका जो मूल नाम है वो है मिस कैथरीन हेलीमैन। 1901 में इनका जन्म होता है, और ये महात्मा गांधी की शिष्य थी। 1941 में कोसाने में इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। और गढ़वाल और कुमाऊं में पर्यावरण संरक्षण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरला बहन, जिनका मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन
हेमिलमैन। तो ये कुछ प्रमुख महिलाएं थी, प्रसिद्ध महिलाएं थी जो कि प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड में, जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कुछ अन्य महिलाओं की, क्योंकि हम प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे नंबर 1 है विद्यावती डोभाल। ये भी आपको नोट करने हैं, विद्यावती डोभाल। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवयित्री और समाज सेवी। गढ़वाल की, ठीक है, पहली महिला लेखिका, कवयित्री और समाज सेवी कौन है? विद्यावती डोभाल। नंबर 2 यहाँ पे कमलेंदुमती साहा। इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, कमलेंदुमती साहा। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो 1952 में टिहरी में ये लोकसभा से निर्वाचित हुई थी। टिहरी लोकसभा निर्वाचित हुई थी, टिहरी संसद क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। और 1958 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण। तो कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1958 में। उसके बाद नंबर 3 यहाँ पे श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा। लक्ष्मी देवी टमटा ये क्यों प्रसिद्ध है? तो स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला, स्नातक डिग्री लेने वाली, यूके यानी उत्तराखंड की प्रथम महिला, दलित महिला, सॉरी, ठीक है, प्रथम दलित महिला कौन है? लक्ष्मी देवी टमटा। नंबर 4 आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर सुशीला डोभाल। प्रोफेसर सुशीला डोभाल ये क्यों प्रसिद्ध दोस्तों? प्रोफेसर सुशीला डोभाल ये है उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति। प्रथम महिला कुलपति। उसके बाद दोस्तों आपको सीधे नोट करना, ठीक है, मैं यहां पे सीधे बताऊंगा। मेजर जनरल कुमारी माया टमटा, मेजर जनरल कुमारी माया टमटा ये है दोस्तों विश्व की पहली महिला मेजर जनरल। विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? मेजर जनरल कुमारी माया टमटा, ये अल्मोड़ा की थी। उसके बाद 6 है यहाँ पे सुश्री मीनू। मीनू इनकी क्या प्रसिद्धि है? तो 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी इनको चुना गया था, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिनको 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी चुना गया था। उसके बाद है ज्योतिराव पांडे 7। ज्योतिराव पांडे ये क्या, इनकी क्या प्रसिद्ध है? तो आईएएस की परीक्षा पास करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला, परीक्षा पास करने वाली, ठीक है, प्रथम महिला उत्तराखंड की। इनका नाम क्या है? ज्योतिराव पांडे। तो ये कुछ प्रसिद्ध महिलाएं थी दोस्तों उत्तराखंड की। जो कुछ अन्य महिलाएं थी इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे जो अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की। तो ऐसे ही वन लाइनर वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन व्यक्तियों से, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों की। जो कुछ अन्य व्यक्ति जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। नंबर 1 बलदेव आर्य या बलदेव सिंह आर्य। यह है सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री रहने वाले, विधायक व मंत्री, सर्वाधिक अवधि, ठीक है, अवधि यानी समय तक। उत्तराखंड में सर्वाधिक अवधि तक विधायक और मंत्री रहने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति बलदेव आर्य।
दूसरा है दोस्तों यहाँ पे मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता ये है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? वो थे मोहन सिंह मेहता। नंबर 3 है भवानी सिंह रावत या भवानी रावत। भवानी सिंह रावत इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के एकमात्र उत्तराखंड के सदस्य थे जिन्होंने उसमें योगदान दिया था, और दुगड्डा में शहीद मेले की इन्होंने शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत ने। तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ था उसके एकमात्र उत्तराखंड के सदस्य कौन थे? भवानी सिंह रावत। नंबर 4 है महावीर त्यागी। इन्हें कहा जाता है देहरादून का सुल्तान। देहरादून का सुल्तान। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना तो ये है कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन। कुमाऊं राजपूत परिषद का इन्होंने गठन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर भक्तदर्शन। इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं जैसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, दिवंगत विभूति, और सुमन स्मृति ग्रंथ, वो भी इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति उत्तराखंड के। तो हमने आज यहाँ पे चर्चा की, विशेष हमारा जो टॉपिक था वो थी उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिलाएं, और अंत में हमने चर्चा की जो कुछ अन्य व्यक्ति रह गए थे जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक दोस्तों तक, अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। निःशुल्क कोर्स है, कंप्लीट परीक्षा वाणी सीरीज आपको जरूर देखनी है, इसके अच्छे से आपको नोट्स तैयार करने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।